तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अब आपकी बारी में। मेरा नाम है शिवम और आप सुन रहे हैं अब आपकी बारी। तो आज की ये कहानी अब तक की सबसे बेस्ट कहानी होने वाली है। ये कहानी दुनिया की सच्चाई दर्शाती है जिसे आप भी महसूस करोगे। ये एक बदले की आग में जलती बच्ची की आत्मा की कहानी है जो बदले की आग में 10 सालों से जल रही थी और न जाने कितने आदमियों को उसने अपना शिकार बनाया। और फिर एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मैं हूं संदीप। कंपनी ने मुझे क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। वह सर्दियों का मौसम था। पूरा दिन वर्कलोड की वजह से सफर रात को करना पड़ा और दूसरे दिन सुबह मुझे कंपनी की ओर से मनाली के क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना था। मनाली जाते वक्त रात को बीच रास्ते में मेरी कार बंद पड़ गई, पर किस्मत से एक गैराज वहां से कुछ ही दूर पर था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को धक्का लगाते हुए वहां तक ले गया। मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी सुबह तक ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पर ज्यादा जोर न देते हुए मैं नजदीक के गांव की ओर होटल ढूंढने निकला। गांव की ओर चलते चलते पीछे से एक मासूम और कोमल आवाज आई, अरे ओ भाई साहब, आप रेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? मैं पीछे मुड़ा और देखा तो वह एक 13 या 14 साल की मासूम बच्ची थी। मैंने कहा, हाँ, क्या तुम जानती हो? उसने कहा, हाँ आइए, आपको वहां ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी उस विश्राम गृह की देखरेख करते हैं। फिर वह लड़की और मैं बात करते हुए रेस्ट हाउस की ओर निकले। बच्ची ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम बाहर घूम रही हो? वो बोली, मुझे इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं, पिछले 10 साल से यही काम कर रही हूँ। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि एक 13 साल की बच्ची की बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम रेस्ट हाउस पहुंचे। वह गांव से काफी दूर था। वहां पहुंचने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक आने वाले थे, पर मौसम अचानक खराब होने की वजह से शहर में ही फंस गए हैं। सुबह तक लौट आएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता कि एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़ के जाते हैं? वो बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उसने फिर से अजीब और डरावनी आवाज में बात करना शुरू किया। फिर मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वह प्रीति खाना लेके आई। खाना खाने के बाद वह रूम में मेरे पास बैठी। मैं मेरे ख्यालों में खोया हुआ था। वह अचानक से मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, पैर दबा रही हूं, और क्या? आप थके हुए हैं ना? वह मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, देख छोटी, ना ही तो मैं थका हुआ हूं और ना ही मैं तुमसे कभी अपने पैर दबाऊंगा। वो बोली, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूं? मैंने कहा, नहीं रे पागल, तू मेरी छोटी बहन जैसी है और हमारे यहां छोटी बहनों से पैर नहीं दबाते। थोड़ी देर वह मुझे देखती ही रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, बिल्कुल, और तू मुझे साहब जी नहीं भैया बोला कर। मैंने उससे कहा, मुझे खाने के बाद कॉफी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सर दुखता है। मेरी कॉफी वाली बात सुन के उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई। वो बोली, उसको भी खाने के बाद कॉफी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉफी लेने चली गई। थोड़ी देर में वह कॉफी लेकर आई। मैंने कॉफी पीते हुए फिर से पूछा। वह बोली, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, अब बोल भी दे छोटी, अगर हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं तो अच्छा महसूस होता है। वो बोली, तो फिर सुनो ये कहानी। ये कहानी एक मासूम लड़की और दरिंदे की है। ऐसा ही एक रेस्ट हाउस था। उसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी करते थे। एक दिन लड़की के पिताजी शाम को तूफान की वजह से शहर में फंस गए थे। रात को वापस नहीं आ सके, पर उसी रात रेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने उसे कॉफी पिलाई थी। वह मेहमान उसके पिताजी की उम्र का था। उसने लड़की को कमरे में ही रुकने के लिए कहा। उस लड़की को भी अकेले डर लग रहा था, इसलिए वह वहीं रुक गई।
उस अफसर ने उसे पैर दबाने के लिए कहा। उसके बाद उस हैवान ने उस मासूम से बच्ची के साथ वह किया जिससे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद उस मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह सब देखकर उसका बाप अधमरा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने अपनी बीवी को खोया था और अब 13 साल की बेटी। वो बोली, भैया अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या मेरा बदला लोगे? मैंने कहा, तू यकीन नहीं करेगी प्रीति, मेरे मन में भी ऐसा बुरा ख्याल आ रहा है। मैं कल सुबह तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और तुम दोनों को मुंबई ले जाऊंगा। मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है, तुम्हारे पिताजी वहाँ नौकरी करेंगे और तुम स्कूल जाना। प्रीति बोली, अभी ऐसा नहीं हो सकता भैया, आपको आने में देर हो गई। उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? वह बोली, बस है कोई कारण। मैंने कहा, भगवान ना करे तेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे वादा कर कि तू कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू मेरे आने का इंतजार करेगी। तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं भी भावुक हो गया था। प्रीति की आंखें भर आई। वह बोली, तुमने शांत कर दिया भैया, मुझे शांत कर दिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो वह बच्ची मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैंने कहा, अरे पगली तू रो मत, मैं सुबह तेरे पिताजी से बात करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो बोली, सब ठीक हो गया भैया, सब ठीक हो गया है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सब ठीक हो गया तो रो क्यों रही है? वह बोली, ये खुशी के आंसू हैं। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने उसे कहा, चल अब रात बहुत हो गई है, सो जा। वो रूम के बाहर जाने लगी। मैंने उसे रोका और कहा, तू यहीं सो जा बेड पे। मैं उसे बेड पर सुलाकर खुद आराम कुर्सी पर सो गया। कुछ देर में प्रीति ने बताए हुए हादसे के बारे में सोचता रहा। फिर याद आया उस हादसे वाली लड़की का नाम उसने बताया नहीं। बाद में सोचा कि कल सुबह पूछ लूंगा। सुबह सुबह मेरी नींद पंछियों के चहकने की मधुर आवाज से खुली और मैंने जब बेड पर देखा तब प्रीति वहां नहीं थी। दरवाजा खुला था। मुझे लगा वह बाहर अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रही होगी। मैं ताजी हवा लेने बालकनी में गया और देखा नीचे कुछ गांव के लोग इमारत के नीचे खड़े हैं और सभी मेरी तरफ आश्चर्य और डर की भावना से देख रहे थे। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर राम राम किया। उनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझे इशारा करके नीचे बुलाया। मैं जब नीचे गया तब बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं संदीप हूँ और कार खराब होने की वजह से एक रात के लिए इस रेस्ट हाउस में रुका हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि एक 13 साल की छोटी लड़की तुम्हें यहाँ लाई थी। मैंने हाँ में जवाब दिया। तभी सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, क्या हुआ, सब डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग बोला, तुम तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उन सब के चेहरे देखकर मुझे कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी और मैं जब सामान लेने रेस्ट हाउस में गया तब वह नजारा देखकर दंग रह गया। रात को जिस साफ सुथरे रेस्ट हाउस में आया था वह पूरी तरह खंडर जैसा दिख रहा था। मैंने बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे और उनके साथ शिव मंदिर गया। वहां पर गांव के और भी लोग आए थे। मैंने रेस्ट हाउस में जो कुछ भी हुआ सब बताया और फिर उनमें से एक बुजुर्ग उठा और मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो रोने लगे और बोले, तुमने मेरी बेटी की भटकती रूह को मुक्ति दे दी जो 10 साल से बदले की आग में जल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को रेस्ट हाउस ले गई थी वो 10 साल पहले मर चुकी है और ये उसी के पिताजी हैं। रेस्ट हाउस में ले जाके उस रूह ने न जाने कितनों की जान ली। पर तुम अच्छे इंसान हो संदीप, तुमने उसे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मैंने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हूं? रेस्ट हाउस तो गांव से काफी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रीति ने उस तालाब में कूद के आत्महत्या की थी। 10 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला। कलियां तो दिखती थी पर कभी फूल नहीं खिला और हर उस आदमी की लाश उसी तालाब में सुबह हम निकालते थे और आज वही तालाब 10 सालों के बाद कमल के फूलों से भर गया है।
इस तरह से सुबह की पहली आरती लेके मैंने गांव वालों को राम राम कह के अपनी गाड़ी लेकर मैं मनाली चला गया। आत्मा, इस शब्द को लेकर अधिकतर लोगों के पास सिर्फ तर्क होते हैं, जिससे वह लोग आत्मा के होने का या ना होने का दावा करते हैं। पर इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक आत्मा से रूबरू हो चुके हैं, और ये कहानी ऐसे ही एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें विवेक ने भेजी है। विवेक मुंबई में रहता है और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता है। उसे अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए वह 2017 के दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश के एक पूरी तरह देहाती इलाके में वह रहता है, जहां बिजली के खंभे तो हैं मगर गांव में बिजली जाती रहती है। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वह छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब सी आवाज से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वह मच्छरदानी खोलकर बाहर निकला और छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास नजर घुमाई तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर में बाहर टहल रहा होगा। हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में विवेक को दूर से कुछ ठीक देख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था। अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके विवेक अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया। पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी आवाज से खुली, पर इस बार वह आवाज दूर से नहीं कहीं नजदीक से आ रही थी। विवेक फिर से उठा और छत के रेलिंग के पास गया और उसे घर के आंगन में जो नज़ारा दिखा उसे देखने के बाद विवेक के बदन में दौड़ रहा खून मानो जम गया। उसके कान ठंडे होकर शून्य हो गए, क्योंकि वहां एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर विवेक नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वह साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे पर खड़ा था। विवेक उसके आर पार देख सकता था। वह साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने जरा सा भी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही वह साया कुछ ही पलों में हवा में ही गायब हो गया। वह क्या था, वह किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं। पर विवेक के बताए अनुसार उस साये का कोई चेहरा नहीं था, बस एक अजीब आकार जिसके आर पार देखा जा सकता था।